पिछले भाग में हमने देखा विनय शनाया की हेल्प करने के लिए मान जाता है। वह उन पत्थरों को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखता है और आकर बताता है कि इन पत्थरों में इसकी मंजिल के बारे में बताया गया है। इसकी मंजिल है क्लियोपेट्रा की कब्र, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया। अब आगे प्रोफेसर विद्यानंद अपनी जगह से खड़े हुए और निराश चेहरे के साथ अपने बेड पर जाकर दोबारा लेट गए। उन्होंने विनम्र की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाया करो। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस महंगा पड़ जाता है। देखा तुमने अब क्या हुआ। तुम्हारा यह ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ गया ना। हम सब तो मरेंगे ही मरेंगे, मगर अब तुम भी नहीं बचने वाले। तुमने इस मौत को जानबूझकर अपनी ओर खींचा है। विनम्र ने अपनी आंखों को तिरछा करते हुए कहा, मरना तो एक दिन सबको है, फिर इस मौत से क्या डरना। मैं तो खुद को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि इसी बहाने मुझे क्लियोपेट्रा की कब्र ढूंढने का मौका मिला। आप लोग यहाँ बैठकर पछताते रहिए, मैं तो काम पर लगता हूँ और देखता हूँ क्लियोपेट्रा की कब्र को कैसे खोजा जाए। विनम्र यह कहकर प्रोफेसर विद्यानंद के किताबों की लाइब्रेरी में चला गया, जबकि शनाया उसे हैरानी से लाइब्रेरी में जाते हुए देखती रही। विनम्र ने टाइम वेस्ट करने की बजाय काम करना ज़्यादा बेटर समझा, जो कि शनाया ने नहीं किया था। एक बार के लिए शनाया को जब पता चला था वह मरने वाली है तो वो परेशान और दुखी हो गई थी, जबकि विनम्र के लिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके जाने के बाद शनाया प्रोफेसर विद्यानंद के पास बैठी और बोली, क्या ये हमेशा से ऐसा ही था। प्रोफेसर विद्यानंद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं नहीं जानता यह हमेशा से कैसा था, लेकिन जब से मुझसे मिला है तब से मुझे तो ऐसा ही मिला है। मैं परेशान हो जाता हूँ, अपनी उम्मीद भी खो देता हूँ, मगर इसके लिए यह दोनों ही चीज़ें जैसे इसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। पता नहीं ये किस मिट्टी का बना है। शनाया ने गहरी सांस ली और फिर वो अपना लैपटॉप बाहर निकाल कर बोली, अगर वह काम कर रहा है तो मुझे भी काम करना होगा। क्लियोपेट्रा की कब्र तक हमें पूरे पत्थर को लेकर जाना है, जबकि मेरे पास अभी तक उसके 3 ही टुकड़े हैं। मुझे देखना होगा चौथा टुकड़ा कहाँ पर है। विनम्र अंदर क्लियोपेट्रा की कब्र ढूंढने पर काम कर रहा था तो शनाया पत्थर के चौथे टुकड़े को ढूंढने की कोशिश में लग गई थी। अगले 3 घंटे तक दोनों ही अपनी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे, जबकि प्रोफेसर विद्यानंद को नींद आ गई थी। 3 घंटे बाद भी विनम्र कुछ किताबों के साथ बाहर निकला और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, देखो मुझे क्या मिला है। प्रोफेसर विद्यानंद की विनम्र के चिल्लाने की वजह से आंख खुल गई, जबकि शनाया भी उसे घूरकर देखने लगी थी। बाहर बरसात हो रही थी और बीच बीच में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट भी दिखाई और सुनाई दे रही थी। प्रोफेसर विद्यानंद हकलाते हुए बोले, क्या मिल गया है तुम्हें जो तुमने इस तरह से डराकर मेरी नींद खोल दी। विनम्र आया और उन किताबों को प्रोफेसर विद्यानंद को पकड़ाते हुए बोला, इसमें नेपोलियन बोनापार्ट के एक मंत्री के समुद्री यात्रा का जिक्र है। उसने मिस्र और रोमन की यात्रा की थी। आपको पता है उसका मकसद क्या था। उसका मकसद था एक ऐसी चीज़ को खोजना जिससे नेपोलियन बोनापार्ट पूरी दुनिया का एक ताकतवर शख्स बन सके। दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसे उसी चीज़ की खोज थी जिस खोज में क्लियोपेट्रा लगी हुई थी। फिर उसने एक किताब और प्रोफेसर विद्यानंद को पकड़ाते हुए कहा, इस किताब में हिटलर के कुछ मंत्रियों का जिक्र है जो समंदर की यात्रा पर निकले थे और उनका मकसद भी एक ऐसी चीज़ को खोजना था जिससे हिटलर ताकतवर बन सके। आपको पता है वह किस चीज़ को खोज रहे थे। वह भी उसी चीज़ को खोज रहे थे जिसे क्लियोपेट्रा अपने एक ज़माने में खोजना चाहती थी। फिर उसने कुछ किताबें और रखी और कहा, चंगेज़ खान और सिकंदर भी इस चीज़ की खोज के लिए कोशिश कर रहे थे और उन्होंने भी समंदर की यात्रा की थी। सबको एक ही चीज़ की तलाश थी। सब ज़्यादातर समंदर में जा रहे थे। प्रोफेसर विद्यानंद ने सभी किताबों को बारी बारी उठाया और फिर विनम्र की तरफ देखते हुए बोले, मगर समंदर ही क्यों। क्या क्लियोपेट्रा की कब्र समंदर में है। विनम्र ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, मैं नहीं जानता उसकी कब्र समंदर में है या फिर नहीं है, लेकिन सभी की मंजिल समंदर ही था। इसमें नहीं लिखा गया है वह क्लियोपेट्रा की कब्र को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें उस चीज़ की तलाश थी जिसे क्लियोपेट्रा ढूंढ रही थी। उसका जिक्र साफ साफ इन किताबों में लिखा भी गया है। फिर उसने एक किताब और निकाली
जो इनमें सबसे पुरानी थी, और कहा, इस किताब को मिस्र की एक गणितज्ञ ने लिखा है और उसने ही सबसे पहले क्लियोपेट्रा की कब्र के लिए एक नक्शा तैयार किया था। सब उस नक्शे को फॉलो कर चुके हैं, पर किसी को क्लियोपेट्रा की कब्र नहीं मिली। इस नक्शे में दुनिया की 8 अलग अलग जगहों के बारे में बताया गया है और वहाँ पर उसकी कब्र होने की बात कही गई है। इनमें 3 जगह समंदर के अंदर है और बाकी की 5 जगह ज़मीन पर। मैंने इससे पहले जो भी किताबें दी है, उन्होंने इसी 8 जगहों पर उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश की है जिसे क्लियोपेट्रा ढूंढना चाहती थी। शनाया ने कहा, तो जितने भी लोग हैं उन्हें क्लियोपेट्रा की कब्र में दिलचस्पी नहीं थी, मगर उस चीज़ में ज़रूर थी। क्या इसका मतलब क्लियोपेट्रा को वह मिल गई थी? विनम्र ने ना में सर हिलाया। यह राज क्लियोपेट्रा की कब्र में दफन है, तो इसके बारे में किसी को पता नहीं चला क्योंकि कोई भी कब्र को ढूंढ नहीं पाया। विनम्र ने किताब से उस नक्शे को निकाला और फिर उसके सभी कोणों को जोड़कर उसे एक त्रिभुज के आकार में बना दिया और कहा, वह इसलिए नहीं ढूंढ पाए क्योंकि यह नक्शा 8 जगहों के बारे में नहीं बल्कि एक ही जगह के बारे में बताता है। वह जगह तब हमारे सामने आती है जब हम 8 बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। विनम्र से प्रोफेसर विद्यानंद ने नक्शा लिया। वो बोले, तुम तो जीनियस हो। मैं इस नक्शे के बारे में जानता हूँ और इसे कब्र के लिए सबसे मजबूत पक्ष माना जाता है, मगर आज तक किसी ने भी इसे जोड़ने की कोशिश नहीं की। फिर उन्होंने नक्शे को गौर से देखा और बोले, इसके हिसाब से तो यह मिस्र के रेगिस्तान में है, कभी ना खत्म होने वाले रेगिस्तान में। विनम्र ने नक्शा वापस लिया और बोला, अब अगर इसकी कब्र नरक में भी होगी तो भी मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। ये कहकर वह शनाया को बोला, तो मिस शनाया, क्या हो जाओ, हमें अभी के अभी इस रेगिस्तान की ओर निकलना है। शनाया उसे बड़ी बड़ी आंखों के साथ देखने लगी। विनम्र को शायद मंजिल मिल गई थी। विनम्र ने शनाया के साथ सफ़र की शुरुआत के लिए कह दिया था और उसका यह सफ़र एडवेंचर से भरा एक रोमांचक सफ़र होने वाला था। 2 घंटे बाद जब बारिश थम गई थी, तब विनम्र एक बैग को अपने कंधे पर लटकाकर शनाया के साथ बाहर निकलकर आ गया। शनाया आने से पहले एक छोटे बैग को लेकर आई थी जिसमें उसकी ज़रूरत का सामान और कुछ कपड़े थे। फ़िलहाल के लिए शनाया ने विनम्र की टी-शर्ट और उसकी जीन्स की पैंट पहन रखी थी जिसके ऊपर लेदर की जैकेट थी। यह कपड़े उसे फिट नहीं आते थे, इस वजह से यह खुले हुए कपड़े थे मगर उस पर अट्रैक्टिव लग रहे थे। विनम्र ने तिरछी नज़रों से शनाया को देखा और उसकी तारीफ़ करते हुए कहा, तुम इन कपड़ों में अच्छी लग रही हो। लगोगी ही, यह मेरे कपड़े जो है। शनाया ने तीखे अंदाज में कहा, अगर तुम अपने काम पर ध्यान दोगे तो यह ज़्यादा बेटर होगा, ना कि मेरे कपड़ों पर। विनम्र ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हारे कपड़ों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बल्कि अपने कपड़ों पर ध्यान दे रहा हूँ। खैर छोड़ो, तुम्हारे साथ बहस कौन करे। ज़्यादा बोलो मत, वरना मैं अपने कपड़े वापस ले लूँगा। जल्दी वह लोग उस जगह पर आ गए थे जहाँ क्लियोपेट्रा के दासी की कब्र मिली थी। इस बार विनम्र ने भी उसकी जांच कर रहा था। उन्हें पत्थर के चौथे टुकड़े की तलाश थी। अगर पत्थर के सभी 3 टुकड़े यहाँ से मिले थे तो चौथे टुकड़े के भी यहाँ होने की संभावना थी। शनाया ने घर पर किसी को नहीं बताया था। वो यहाँ पर आई है ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना हो। विनम्र ने कब्र की जांच कर रहा था। कब्र में अभी भी लाश को वैसे के वैसे ही रखा गया था जैसे वह शुरुआत में थी। प्रोफेसर जावेद के गायब हो जाने के बाद किसी ने इस पर आगे काम नहीं किया था। विनम्र ने पूरे कब्र की जांच की मगर उसे पत्थर का टुकड़ा नहीं मिला। विनम्र ने अपने हाथ को कब्र में डाला और मम्मी को उठाकर जब उसके नीचे देखा तो उसे काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई दिखाई दी। विनम्र ने शनाया को हेल्प के लिए बुलाया। वह बोला, थोड़ी सी हेल्प करना, इसके नीचे काफ़ी सारा सामान पड़ा है, मुझे देखना है वह सब क्या है। शनाया आगे आई और हेल्प करने लगी। उन्होंने मम्मी को ऊपर उठाया। जैसे ही शनाया ने मम्मी को ऊपर उठाया, नीचे से ढेर सारी मक्खियों बाहर निकल कर आई जो अजीब सी थी। वो बड़ी मक्खियाँ थी। पलक झपकते हुए विनम्र ने शनाया को पकड़कर नीचे बिठाया और अपना बैग खींचकर उनमें से फ्लैशर बाहर निकाल लिया। उसने उस जगह दिया जिससे जो भी मक्खियाँ थी वह उनके पास नहीं आ रही थी और बाहर जा रही थी।
सभी मक्खियों के जाने के बाद विनम्र ने शनाया की तरफ देखा, जो मासूमियत के साथ अपना सिर नीचे करके अपना सर उसके सीने पर रखकर बैठी थी। विनम्र ने उससे कहा, सब ठीक है, फिक्र मत करो। दोनों खड़े हो गए। विनम्र बोला, मैं चमत्कारी चीज़ों को मानने से मुकर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत कुछ देखा है। इन मक्खियों का होना नॉर्मल नहीं है और ना ही मुझे अब यह सब चीज़ें नॉर्मल लग रही है। उसने मम्मी को उठाया और नीचे मौजूद जो चीज़ें थी उन्हें देखा। यह सभी चीज़ ऐसी चीज़ थी जिनका जादू मंत्र इत्यादि से लेना देना था। इनमें एक अजीब सी खोपड़ी थी जो कि इंसान की नहीं बल्कि किसी बकरे की लग रही थी या किसी और जानवर की, वो थी। और कुछ हड्डियाँ। फिर छोटे छोटे मटके थे, इस मम्मी के नीचे रखे गए थे। शनाया इन सभी सामानों को देखते हुए बोली, यह सारा सामान मौत की देवी का आवाहन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिस्र में एक परंपरा रही है। मौत की देवी से मिलने के लिए वह कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे जो उनके धर्म में शामिल नहीं थी। यहाँ पर उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। विनम्र ने अपने आसपास देखा तो उसे कुछ कैमरे दिखाई दिए। विनम्र बोला, क्या तुमने यहाँ आने के बाद कैमरे देखे थे और यह पता करने की कोशिश की थी जब वह लड़की यहाँ से गई थी उसके पास पत्थर के सारे टुकड़े थे या बस 3 ही टुकड़े थे? शनाया ने नाम में सर हिला दिया, क्योंकि उसने यह पता करने की कोशिश नहीं की थी। विनम्र फ़ौरन सीसीटीवी रूम में गया जहाँ पर इस वक्त कोई नहीं था और पुराने वीडियो को देखने लगा। इस रूम को कंट्रोल करने वाले सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई थी और बाद में कोई यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आया। फ़िलहाल के लिए यह पूरी जगह खाली थी, जिसके पीछे का कारण आपस में होने वाला कानाफूसी थी और इस अफवाह का फैलना था, जिसमें यह था कि जो भी यहाँ पर आता है उसकी मौत हो जाती है। वैसे इस अफवाह को कहना गलत होगा, क्योंकि यह एक सच था, लेकिन मौत के होने का तरीका अलग था। विनम्र ने देखा, जब इस कब्र की खोज कर ली गई थी तभी सीसीटीवी कैमरा को लगा दिया गया था और उसके बाद की रिकॉर्डिंग यहाँ पर उपलब्ध थी। इस वक्त उसके सामने रात को एक सीन था जिसमें मरने वाली पहली लड़की कब्र की जांच कर रही थी और उसने कब्र की लाश को उठाकर उसके नीचे से सामान को निकालना शुरू कर दिया था। सोने के कुछ सामान को उसने अपने बैग में रख लिया था और इसी बीच उसे पत्थर का पूरा हिस्सा मिला, जिसे उसने देखकर साइड में रख दिया। वो दोबारा दूसरी चीज़ें देखने लगी, लेकिन तभी अचानक उसके शरीर में कुछ हलचल हुई और उसके चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। यहाँ पर लड़की को पत्थर का पूरा हिस्सा मिला था। डर की वजह से वह पीछे हो गई और नीचे बैठकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। विनम्र और शनाया दोनों एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था वह लड़की इस तरह क्यों चिल्ला रही थी। अचानक उस लड़की के हाथ फैल गए और वह ऊपर की तरफ उड़ने लगी। दोनों को यह देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। इसके बाद सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग भी गलिच दिखाई दी। आगे क्या हुआ ये पता नहीं चला। विनम्र ने पूरी वीडियो स्किप की और जहाँ से वह चलने लगी वहाँ से देखना शुरू किया। उसमें लड़की पत्थर के टुकड़ों को समेटते हुए दिखाई दे रही थी। पत्थर के टुकड़े टूट चुके थे। उसने देखा जमीन पर पत्थर के 4 टुकड़े ही मौजूद थे, पर वह 3 को लेकर यहाँ से चली गई। वो एक टुकड़े को यहीं पर भूल गई थी। विनम्र को इसी टुकड़े की तलाश थी, क्योंकि इसी के साथ वह क्लियोपेट्रा की कब्र तक जा सकता था। विनम्र ने रिकॉर्डिंग को फास्ट फॉरवर्ड किया और पत्थर के चौथे हिस्से पर नज़र रखने लगा। एक काम करने वाला आदमी आया और उसने पत्थर को उठाकर कब्र के ऊपर रख दिया। फिर 3-4 आदमी और आए, उन्होंने भी पत्थर के टुकड़ों को छूकर इधर से उधर कर दिया। लड़की के छूने के बाद काफ़ी सारे आदमी थे जिन्होंने पत्थर के चौथे टुकड़े को छुआ था और इनमें से सबके सब मर चुके थे। आखिर में एक व्यक्ति ने पत्थर के टुकड़े को कब्र के अंदर ही फेंक दिया और उसे बंद करके यहाँ से चला गया। फिर शनाया और प्रोफेसर जावेद के साथ बाकी के स्टूडेंट के यहाँ आने का सीन आ गया और फिर उनके जाने का सीन। सबके जाने के बाद प्रोफेसर जावेद ने लाश के नीचे से सामान को निकालना शुरू किया। वह यह कह रहे थे, तभी अचानक उनके शरीर में भी अजीब सी चीज़ हुई और वो भी इस लड़की की तरह करने लगे। उनका शरीर हवा में उड़ने लगा और एक बार फिर से स्क्रीन पूरी तरह से गायब हो गई। जब स्क्रीन वापस आई तब प्रोफेसर जावेद के पत्थर के टुकड़े को अपने बैग में डाल रहे थे, पर डर चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने उस टुकड़े को लिया और फिर फ़ौरन यहाँ से चले गए। शनाया ने कहा, मैं जो भी अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा है।
पत्थर प्रोफेसर जावेद के पास है, लेकिन यह जो चीज़ है यह सब आखिर क्या है? विनम्र अपनी मूँछों और दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था। वह बोला, यह मौत का श्राप है ना, जिसे मौत की देवी ने दिया है। शायद हमें मौत की देवी से पंगा ले लिया है। वह फौरन खड़ा हुआ और शनाया का हाथ पकड़कर बाहर चलते हुए बोला, तुम्हें मेरे साथ गोवा चलना होगा ताकि मैं अपना सारा सामान ले सकूं। अब यह सफ़र सिर्फ एक साधारण सफ़र नहीं रह गया है, बल्कि यह एक जंग बन गई है जिसमें हमारा सामना मौत की देवी से है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी का सस्पेंस? यह विनम्र की कहानी है तो यह छोटी मोटी कहानी हो ही नहीं सकती। इस कहानी के अंदर विलन मौत की देवी है। आपने एक चीज़ नोटिस की, विनम्र का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुश्किल से मुश्किल हालातों में कभी डरता नहीं है। उसे पता लग गया उसका सामना मौत की देवी से है, मगर इसके बावजूद उसने ये नहीं सोचा वह इसका सामना कैसे करेगा, फिर कर भी पाएगा या नहीं। वह सीधे तैयार भी हो गया। एक आम इंसान होने के बावजूद विनम्र की यह खासियत उसे सबसे खास बनाती है। वो एक ऐसा किरदार है जो आम होकर भी आम नहीं है।